सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। ड्रम सीडर मशीन से धान की बुआई करके पा सकते हैं अधिक उपज। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं, अधिक दूध उत्पादन पाएं। अपने राज्य के जो किसान धान की खेती करने जा रहे हैं और जिन्होंने धान की पौध तैयार नहीं की, वो किसान धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। तो धान की सीधी बुआई के लिए ड्रम सीडर यंत्र किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। तो ड्रम सीडर यंत्र को किसान कैसे प्रयोग में लाएं और ये ड्रम सीडर यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता डॉक्टर पंकज कुमार। समय आ गया है जब बहुत किसान भाई बिचरा लगाते हैं, जिसको कि पौध कहते हैं, धान का पौध। उसके बाद कदवा करके उसको रोपाई करते हैं। लेकिन बहुत ही नवीनतम तकनीक भी आ गया है। अगर आप सूखे में धान की बुआई करते हैं तो आपको बिचरा लगाने से लेकर के बिचरा उखाड़ने तक का आपको मेहनत नहीं लगेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपको इसको कहते हैं ड्रम सीडर ही कहिए। इसका नाम है ऐसे राइस व्हीट सीडर, जो कि धान और गेहूं दोनों के लिए ही बनाया गया है। ड्राई टाइप और एक वेट टाइप में आता है ड्रम सीडर। जैसे ये इस मशीन को आप जो देख रहे हैं ये ड्राई टाइप का है, और जो सूखे में हम बुआई करते हैं, एक गीला में बुआई करने के लिए आता है। दोनों मशीन में जिस समय किसान पौध लगाते हैं उस समय आप खेत में बुआई करेंगे। सिर्फ पर एकड़ के हिसाब से आप जो है 10 किलो, अगर कुछ जैसे छोटी किस्म की धान है तो उसमें आप 8 से 10 किलो ले सकते हैं प्रति एकड़ बीज, और अगर बड़ा किस्म का धान है तो आप उसमें जो है 10 से 15 किलो के हिसाब से आप खेत में डाल सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी रिसोर्स रिच फार्मर के लिए है। अगर हम सूखे में अभी बुआई करेंगे तो हमको कम से कम 5 पटवन देने का साधन होना चाहिए, तो हमारा धान बच जाता है। उसके बाद हमारा कोई भी सीजन हमारा फिर मानसून आ जाएगा, अपने आप पानी हो जाएगा। धान की सीधी बुवाई यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक अब भारत में कई किसान अपनाने लगे हैं, और इसमें राइस व्हीट सीडर यंत्र की अहम भूमिका रही है। इस यंत्र के प्रयोग से बीज की मात्रा कम लगती है, उपज में लगभग 5 से 25% बढ़ोतरी होती है। साथ ही खेत में कृषि कार्यों जैसे दवा छिड़काव, खरपतवार नियंत्रण आदि को करने में आसानी होती है। इस यंत्र से बिना कदुआ किए खेत में भी बोनी कर सकते हैं। तो इसमें होता है ये यूं कि जिस समय अगर जैसे कि अभी आप लंबी अवधि का धान ले सकते हैं, 150 से 55 दिन की वैरायटी है, तो इसमें अगर अभी आप अगर बुआई कर देते हैं, खेत को पलवराई करके यानी जुताई करके भुरभुरा कर लीजिए, उसके बाद आप जो है इसमें धान दे करके ये जो ड्रम सीडर है, 2 ड्रम आपको दिख रहा है, दोनों ड्रम में आप जो है इसमें सीड डाल दीजिए। गेहूं की तरह आप बुआई कर सकते हैं, जिसमें कि प्लांट टू प्लांट भी मेंटेन कर देगा और रो टू रो मेंटेन कर देगा। एक बार अगर किसान अगर खेत में खींच करके चलाते हैं तो इसमें आपको 4 लाइन का धान की बुआई हो सकती है।
इस यंत्र की चौड़ाई लगभग 0.9 मीटर की होती है और इसमें प्रत्येक ड्रम में लगभग 5 किलो बीज को भरा जा सकता है। इस यंत्र में 2 ड्रम होते हैं। इसमें लगभग 3 किलोग्राम बीज प्रति ड्रम में भरा जाता है। इस यंत्र से 4 कतारों में एक साथ बुवाई होती है। यंत्र को चलाने के लिए 2 श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। यंत्र सुचारू रूप से काम करे इसके लिए लगभग 1.8 से 2.25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यंत्र को चलाएं। इस यंत्र की कार्य क्षमता लगभग 0.4 से 0.5 हेक्टेयर प्रतिदिन की होती है। के लिए यहाँ देखिए एक ढक्कन दिया हुआ है। इस ढक्कन को खोलेंगे, इसमें जो है आधा बीज जो है भर देंगे। आधा बीज भरने के बाद ये ढक्कन, इस ढक्कन को बंद कर देंगे। इसमें भी आप बीज को भर देंगे। आप इसमें देखिए कि एक ड्रम है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से यहाँ की दूरी 20 सेंटीमीटर है और लगभग, और हमारा जैसे कि ये वाला और ये वाला हम खोलेंगे, चूँकि ये व्हीट के लिए है दिया हुआ जिसमें दोनों खोलते हैं, और धान के लिए हम ये और इसको जैसे ये है, इसको हम निकाल लेंगे। एक प्लास्टिक का रबर होता है और इसमें हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर भी बंद कर देंगे। और ये जो है धान की दूरी से लाइन की दूरी हुआ, और ये लाइन से लाइन की दूरी हुआ, उधर लाइन से लाइन की दूरी, यानी आपको 2 ड्रम है तो 4 लाइन में आपको बुआई होगा। अब क्या है कि हम बुआई करने के समय में इस चक्का को जो है क्या करेंगे, इस नट के सहारे हम इधर कर देंगे। तो ये जो फाल है, तो फाल के पीछे देखिए एक दिया हुआ है मिट्टी को कवर करने के लिए, ताकि हमारा कोई भी बीज गिरता है तो उस पर थोड़ा सा मिट्टी चढ़ जाए, तो हमारा 4 लाइन में अगर पलवड़ा, यानी कि खेत में भुरभुरी किया हुआ अगर जमीन है तो किसान जैसे खींच के इस टाइप से आप बुआई कर सकते हैं। खींचने में कोई बहुत ज़्यादा सा ये नहीं लगता है, और आपका जो है बीज गिरते जाएगा और 4 लाइन में बुआई होता जाएगा। चावल गेहूं सीडर उपकरण बीज दर को नियंत्रित करने में सक्षम है और कतार से कतार 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पौधे से पौधे की दूरी 8 से 15 सेंटीमीटर पर बुवाई करता है। यंत्र उचित रखरखाव के साथ वांछित गहराई पर मिट्टी में बीज डालता है। इस प्रकार निराई के लिए लगातार 2 कतारों के बीच यांत्रिक निराई उपकरण को उपयोग करने में सहायता होती है। अगर आप इससे बुआई करते हैं उसके तो 10 से 20 से 25 दिन के अंदर, यानी 15 से 20 दिन के अंदर आप जो है एक खरपतवार नाशी का छिड़काव करके खरपतवार को ख़त्म करके आप जो है धान को आप आगे ले जा सकते हैं। तो ये सारी एडवांटेज है। और ये परंपरागत विधि में होता है कि हमारा जो आप तेल लगा उसमें जुताई करके लगाने में, कदवा करके लगाने में, बिचड़ा को फिर उखाड़ने में मजदूरी जो लगा, और फिर कदवा करके फिर बुआई करने में जो हमको लगा, ये सब हमारा खर्च जो है इसमें बच जाता है। तो लगभग उसमें हमको लगता है कि 5 से 6 हज़ार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बचत होगा परंपरागत की तुलना में। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद शव बरामद कर लिया गया। कार मोबाइल नहर के किनारे छोड़ करके इसने नहर में छलांग लगा दी थी। बीकानेर में देर रात को एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। झुंझुनू के नवलगढ़ जिला अस्पताल के बाहर बाइक चोरी होने का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स बाइक ले जाता दिखाई दिया है। चूरू के सुजानगढ़ का राजकीय फतेहपुरिया अस्पताल इन दिनों मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गया है। इस अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों ने अस्पताल की ही महिला गार्ड केसर देवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुजानगढ़ के सालासर रोड पर मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल ने निरीक्षण किया। मनोज मेघवाल ने ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में
किसान भाइयों, अपने राज्य में गाय भैंसों का पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है और जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें दुधारू पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन दोनों में गिरावट आ सकती है। तो पशुपालक किस प्रकार से करे अपनी डेयरी पशुओं का आहार प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील नायक। पशु पोषण के में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक दूध ले सकें। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताता हूँ 70 से 80% जो दूध उत्पादन में खर्च होता है वो पशु पोषण से होता है। तो अगर आप अच्छा पशु पोषण कर रहे हैं तो आप उससे दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप पशुओं को खिलाते क्या है। आप पशुओं को मोटा चारा खिलाते हैं, जिसको कि जहाँ गेहूं पैदा होता है उसको भूसा बोलते हैं और जहाँ धान पैदा होती है वहाँ पुआल बोलते हैं। तो ये सूखा चारा कहलाता है। इसके सिवाय आप पशुओं को हरा चारा खिलाते हैं। हरा चारा 2 प्रकार का होता है, एक हरा चारा दलहनी होता है और एक गैर दलहनी होता है। दलहनी चारे जो होते हैं उसमें बरसीम आती है जो कि रबी में होती है, और बरसीम के अधिक लूसर्न होती है और काउपी होती है, और गैर दलहनी चारा आता है मक्के और ज्वार की चरी। तो ये 2 प्रकार के हरे चारे होते हैं जो कि पशुओं को खिलाए जाते हैं। और तीसरा होता है पशु सांद्र मिश्रण, जिसको पशु आहार बोलते हैं। आपके पास जो हरा चारा उपलब्ध रहता है वो है मक्का और ज्वार की चरी। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास 25 से 28 किलो मक्के और ज्वार की चरी है, वो एक दुधारू पशुओं के लिए निर्वाह राशन का पोषक तत्वों को पूरा कर देती है। पशुओं का संतुलित आहार वो आहार है जो कि उनकी जितनी भी आवश्यक तत्व हैं, जैसे कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और फैट कितना देना है, उतना 24 घंटे में कितना देना है, अगर आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसको बोलते हैं संतुलित आहार। इसके अलावा दुधारू पशुओं के आहार में सूखे और हरे चारे का भी समावेश करना चाहिए। गाय और भैंसों के लिए प्रतिदिन चारे की मात्रा हरा चारा 10 से 12 किलोग्राम, सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को खिलाएं, जिससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। अब आप पशु आहार अपने घर में कैसे बनाएंगे? बहुत सरल तरीका है किसान भाइयों। आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्रियों से बना हुआ पशु आहार आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, एक इसका सिंपल और सरल तरीका है। जब आपको अगर 100 किलो पशु आहार बनाना है तो आप उसमें एक भाग ले लीजिए, एक भाग ले लिए अनाज का। अब अपन जानवरों के लिए अनाज कौन सा यूज करते हैं? आप मक्के और ज्वार की दलिया, ये एक भाग ले लीजिए। इसके बाद एक भाग आप खलियों का ले लीजिए, कोई सी भी खली हो आपके पास, सरसों की खली हो, तिल की खली हो, कपास की खली हो, और आपके पास मूंगफली की खली हो, सोयाबीन की खली हो। तो एक भाग आप खलियों का ले लीजिए और एक भाग आप चोकर का ले लीजिए और एक बार आप चुनी का ले लीजिए। उस 100 किलो दाने में आपको 2% 2 किलो खनिज मिश्रण, जो कि बाजार में आप अगर दुकान में जाएंगे और दुकान वाले से बोलेंगे हमको पशुओं के लिए खनिज मिश्रण चाहिए, तो आपको किसी भी कंपनी का आपको दे देगा। तो वो 2 किलो खनिज मिश्रण मिलाना है। 1 किलो उसमें नमक, हर किसान भाइयों के पास वो डर्रे वाला नमक होता है, उसको पीस लीजिए। तो 1 किलो आप उसमें नमक मिला दीजिए। अब आपको संतुलित आहार कैसे देना है? तो जब पशुओं को आहार दिया जाता है उसको अपन 2 भाग में बांट लेते हैं। एक तो पशु आहार की आवश्यकता, जो पशु को जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस राशन, और जो पशु को दूध उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन राशन। तो जब अपन संतुलित आहार देते हैं तो उसको मेंटेनेंस राशन प्लस प्रोडक्शन राशन देते हैं, तभी दुग्ध का अधिक से अधिक आप उत्पादन ले सकते हैं। अब आपको
संतुलित आहार कैसे देना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपके पास केवल भूसा है तो आप भरपेट भूसा दीजिए और 1 किलो दाना पशु आहार निर्वाह राशन के लिए दीजिए, और हर 1 लीटर गाय के हर 1 लीटर दूध के लिए 400 ग्राम पशु आहार दीजिए, और अगर आपके पास भैंस है तो हर 1 लीटर दूध के लिए 500 ग्राम पशु आहार दीजिए। इसके साथ ही दुधारू पशुओं के जीवन निर्वाह के लिए अतिरिक्त आहार खिलाया जाता है। अगर गाय और भैंस दूध नहीं दे रही है तो उसके जीवन यापन के लिए 1 किलोग्राम दाना मिश्रण खिलाना जरूरी होता है। तो इस प्रकार अगर आप संतुलित आहार देंगे, इससे आपका दूध उत्पादन बढ़ेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। निर्माण कार्यों में उपयोग में ली जा रही सामग्री को भी परखा और देखा। अलवर जिला मुख्यालयों पर 2 रोडवेज के बस डिपो अलवर और मत्स्य आगार हैं, और आगार में ज्यादातर बसें खटारा हैं। ऐसे में खटारा बसें राजस्थान को बदनाम कर रही हैं। अलवर जिले के कठुमर थाना इलाके में दूध की कैंटरा गाड़ी ने गोवर्धन से परिक्रमा कर लौट रहे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिट्टी जांच से हमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जमीन का खरापन, अम्लीयता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मिट्टी जांच से हमें जैविक कार्बन और जमीन में फसल उत्पादन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा और फसल से पूरा उत्पादन लेने के लिए कितनी और खाद देने की जरूरत है, इसका पता चलता है। किसान भाई, कपास में बिजाई के 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई करें। सिंचाई पानी के साथ 25 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा देवें। पहली सिंचाई के बाद आवश्यकता से अधिक पौधों की छंटनी करके अमेरिकन कपास में पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर, बीटी कपास में 90 सेंटीमीटर और देसी कपास में 25 से 30 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद बत्तर आने पर किसान भाई कपास की निराई गुड़ाई कसिया या ट्रैक्टर की सहायता से अवश्य करें। धान की 25 से 30 दिनों की पौध रोपाई के लिए अच्छी रहती है। एक स्थान पर 2 पौधे अधिक लाभदायक हैं। पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। धान की रोपाई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का पहला सप्ताह है। धान के लिए प्रति बीघा 5 टन गोबर की खाद, 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस रोपाई के समय देवें। ग्वार की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। नहरी सिंचित क्षेत्र के लिए ग्वार में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज की मात्रा 3 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। ग्वार के लिए 10 से 11 किलोग्राम यूरिया और 50 से 62.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट
प्रति बीघा की दर से ड्रिल करें। बाजरा की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। बाजरा की बिजाई के लिए सिफारिश की गई किस्में HHB 67, राज 171, ICMH 356, MH 169, RHB 121, CZP 9802, GHB 538, HHB 67-2, GHB 719, ICTP 8203, HHB 60, RHB 90, पूसा 605 का उपयोग करें। सामान्यतया 4 किलोग्राम बाजरे का प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर बोएं और कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखें। मूंग की बुआई के लिए सिफारिश किस्में MH 421, IPM 2-3, सत्या K 851, MUM 2, गंगोत्री का प्रयोग कर सकते हैं। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें। SML 668 के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज दर प्रयोग करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव रामनगर, जिला नागौर से अर्जुन लाल जी ने। आप वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो अर्जुन लाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। यहाँ पर हम लोग विशेष प्रकार का केंचुआ का प्रयोग करते हैं जिसमें आइसेनिया फोएटिडा है, पेरोनिक्स एस्केबेटस है और ड्रिलस एवजीनी है। तो इस तरह के कई बहुत ही कारगर केंचुआ के प्रजाति है जो फ्रेश जो सूखे हुए ये होते हैं खरपतवार होते हैं उनको बेहतर ढंग से खा करके उसको खाद में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए उचित वातावरण, उचित जो है सो मतलब कंडीशन जो होता है उसको प्रदान करना पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें कि सारे सामग्री मतलब बराबर मात्रा में गोबर और बराबर मात्रा में जैसे खरपतवार को पहले इकट्ठा कर लें और एक ऐसे जगह स्थान का चुनाव करें जहाँ पर चींटी, दीमक या अन्य कीड़े मकोड़े न आ सकें। तो उसे या तो एकदम बराबर किया हुआ गीला मिट्टी से जैसे खलिहान वगैरह बनाते हैं घर में जो लिपते हैं वैसा करके एक क्यारी नुमा बना देते हैं। 1 मीटर गुने 2 मीटर माने 1 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई एक क्यारी नुमा आकार बना देते हैं। ईंटा से घेर के ही बना सकते हैं या फिर थोड़ा मिट्टी को ही ऊंचा करके हल्का करीब आधा बित्ता ऊंचा कर देते हैं और उसको बना देते हैं। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बनी सी छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, खरपतवार जो है सो एक 15 सेंटीमीटर का ऊंचाई तक डालते हैं। इसके बाद फिर गोबर जो है उसका भी 15 सेंटीमीटर जो है सो ऊंचाई तक जो सो डालते हैं। फिर खरपतवार उसी तरह से 15 सेंटीमीटर और फिर से डालते हैं। तो यही 15-15 सेंटीमीटर के अंतर पर जो है खरपतवार और गोबर का सतह बिछाते आखिरी तक करीब 90 सेंटीमीटर तक 60 से 90 सेंटीमीटर तक जाते हैं। और बस ध्यान रखा जाता है कि सबसे ऊपरी सतह में गोबर होना चाहिए और गोबर से पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। ढकने के बाद बीच बीच में छेद बना देते हैं या एक खुरपा से लाइन कर देते हैं। और इसके बाद केंचुआ जो हमारे पास है, हमारे यहाँ पर जो वातावरण है उसके हिसाब से आइसेनिया फोएटिडा जो बहुत ही कारगर है उसका जो सो
1.5 से 2 हजार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ऊपर में छोड़ देते हैं धीरे, और इसका ये प्रकृति होता है कि वो धीरे धीरे अंदर के ओर घुस जाता है और धीरे धीरे जो गोबर के साथ साथ खरपतवार जो हमारा डाला हुआ है उसको भी खाना शुरू कर देता है। केचुआ खाद तैयार होना शुरू हो जाता है, जो हटा हटा करके बीच बीच में देखते हैं। इस बीच में जब सतह बिछा देते हैं तो सबसे ऊपर में बोरा, जो जूट का बोरा ढक देते हैं और बीच बीच में पानी छिड़कते रहते हैं ताकि नमी बरकरार रहे। और नमी इस प्रकार प्रदान करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहने न लगे इधर उधर, बस सूखने से बचाने के लिए किया जाता है। इसको बीच बीच में क्या है कि 15 दिन के अंतर में उठा करके देखते हैं और उलट पलट करते हैं धीरे धीरे। उलटने पलटने के बाद 2 या 3 पलटन के बाद देखते हैं कि केचुआ का खाद का जो है सो तैयार माल जो है सो प्राप्त होने लगता है। जब केचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केचुआ खाद को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब हल्का हल्का हटाते हैं, देखते हैं कि भुरभुरा पदार्थ प्राप्त हुआ है कि नहीं, उसका रंग जो है सो काला हो गया होगा। अब इसको धीरे धीरे क्या करते हैं कि चालते हैं, चाल करके जो है सो एक चलनी तार की जाली होती है जिसे हम चाल करके एक बहुत बेहतरीन चाय के पत्ती के तरह जो है सो हमको खाद प्राप्त होता है। उसको चालने के बाद अपने बोरे में या कहीं एक साफ सुथरा नमी रहित स्थान पर रख देते हैं। इस खाद का जो है सो कीमत थोड़ा सा अगर बाज़ार से लेते हैं तो 15 से 20 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है, जबकि आप अपने से अगर तैयार करेंगे तो मुश्किल से 5 रुपये प्रति किलो लागत खर्च होगा। एक समूह बना करके तैयार करके बेचते हैं तो उससे 15 से 20 रुपया प्रति किलो के दर से आप आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है सो करीब 1% से ऊपर जो है सो नाइट्रोजन मिलता है और पोटास भी उसी तरह से 1% से ऊपर मिलता है और फास्फोरस भी जो है सो सामान्य खाद्य में जो है सो 0.2% के आसपास में होता है, जबकि इसमें 0.5 से लेकर 0.8% तक जो है सो आपको जो है सो फास्फोरस मिल सकता है। तो सामान्यतः जो है सो 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो लाभदायक होगा। अगर सब्जी का फसल है तो उसके पौधे के आसपास में जो सो प्रति पौधे के जड़ के पास जो है सो बाद में भी 1 सप्ताह के अंदर जो है सो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।